Assalamualaikum dear students. Today we will discuss glycolysis. This glycolysis is a combination of two words. It is glycos meaning sugar. Glycos meaning sugar and lysis. Lysis means breakdown. Lysis means breakdown or splitting. Literal meaning of the word glycolysis is simply the breakdown of sugar molecules. This glycolysis is actually the oxidation or the breakdown of glucose. Breakdown of glucose. Glucose is a 6-carbon sugar. It's an aldohexose. Aldehyde containing functional group. Okay. ग्लूकोज का कन्वर्जन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड. Glucose is a 6-carbon sugar. Pyruvate is a 3-carbon compound. Okay, it's a 3-carbon moiety. This conversion of glucose into 2 molecules of, मैं ऐसे लिखूंगा 2 into 2 molecules of pyruvate, or I can say the oxidation of glucose into 2 molecules of pyruvate is known as glycolysis. Okay? तो glycolysis में क्या होता है? ग्लूकोज को सेपरेट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है 2 molecules of pyruvate. ग्लूकोज 6-carbon कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली आपको पायरुवेट मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स. एक में 3 कार्बन, 2 में 6 कार्बन होंगे. अल्टीमेटली 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज दे कन्वर्ट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ओके, अगर आप डिफिनेशन लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पहला पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. ओके, दिस process of glycolysis was reported first time by 3 scientists. एक का नाम है एम्बडन. एम्बडन एक साइंटिस्ट है. दूसरे का नाम है मेयरहॉफ और तीसरा साइंटिस्ट है पार्नास. 3 साइंटिस्ट ने पहली बार रिपोर्ट किया ये प्रोसेस व्हाट वी कॉल एज ग्लाइकोलाइसिस. एम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास. दैट्स व्हाई glycolysis is otherwise called as EMP pathway. It's otherwise called as EMP pathway. EMP है, it is an acronym. आप मान लीजिए बिकॉज इसमें पहला वर्ड जो है EMP, E मीन्स एम्बडन. साइंटिस्ट का जो है यहाँ पे नाम है एम्बडन. E यहाँ पे मेयरहॉफ M, पार्नास P. यहाँ EMP pathway. In honor of these 3 scientists who observed this pathway for the first time, this glycolysis is otherwise called as EMP pathway. Okay? हाँ. तो एक और पॉइंट आप लिखेंगे. It was reported by Emden, Mehrhoff and Parnas. Thus, it is otherwise called EMP pathway. Okay? Glycolysis का एक और नाम है EMP pathway. ये process of glycolysis कहाँ होता है? This process of glycolysis occurs in cytosol of the cell. दुनिया के अंदर कहाँ होती है cells के अंदर ये process? This process of glycolysis occurs in the cytosol of the cell, cytoplasm of the cell. Okay? लेकिन एक exception है. Biology being the science of exceptions. एक exception है. एक प्रोटोजोआ है. उस प्रोटोजोन में बेसिकली ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोसोम में. इसके फर्स्ट 7 रिएक्शन हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्सेप्शन बोलना. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोसोल ऑफ द सेल. अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में ये प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो आपको क्लियर साइटोसोल ऑफ द सेल. ओके, अब देख लीजिए यहाँ इस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है. पहले मैं आपको समझाऊंगा.
देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज नॉट ए सिंपल वन स्टेप प्रोसेस। ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप प्रोसेस, ये 10 स्टेप्स में होता है। तो मैं अगर आपको यहां बोलूं, ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में शाबाश, glucose is converted into 2 molecules of pyruvate. Okay, why 2 molecules? Because glucose is 6 carbon sugar and pyruvate is 3 carbon, इसीलिए हर ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलेंगे आपको। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस इज ए 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप्स है टोटल ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है 2 मॉल से पायरुवेट में। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 10। जो 10 स्टेप्स है इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि आसानी हो जाए इस चीज समझने में। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स है, 1 to 5 स्टेप्स। रिएक्शन नंबर 1 to 5 इनको हम बोलते हैं, 1 to 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। यहां बोल सकते हैं, ओब्लिक करके हम लिखूं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पहले रिएक्शन नंबर 1 to 5। और रिएक्शन नंबर 6 to 10 अगले 5 रिएक्शंस को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। ओब्लिक करके लिख सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, एनर्जी जनरेटिंग फेज। ओके, एनर्जी जनरेटिंग फेज, पे ऑफ फेज। क्या देखो, रिएक्शन नंबर 1 2 3 4 5, first 5 reactions of glycolysis is otherwise called as preparatory phase or energy investment phase। इन स्टेप्स में, पहले 5 स्टेप्स में एनर्जी लगती है। कहां लगती है, कितने एटीपीज लगते हैं वो हम देखेंगे डिटेल में। तो इसमें हम बोलेंगे एटीपी इज यूज्ड और कंज्यूम्ड। एटीपी इज यूज्ड, पहले 5 स्टेप्स में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन होती है इसमें। जो नेक्स्ट 6 स्टेप्स, आई मीन 5 स्टेप्स 6 to 10, इनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। एनर्जी प्रोड्यूस, यहां एनर्जी निकलती है। वी कैन से अदरवाइज एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एटीपी निकलता है। ओके, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, ये है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, में एनर्जी लगती है, यहां निकलती है। ओके, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस में पहले 5 स्टेप एनर्जी लगती है, कैसे निकलती है एनर्जी, कौन कौन सा स्टेप, कौन सा एंजाइम करता है, अब देखेंगे स्टेप्स को डिटेल में 1 by 1। देख लीजिए, हमारा जो मेन मकसद है वो है ग्लूकोज को कराना है कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। कैसे होगा ये प्रोसेस, कैसे ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा सबस्ट्रेट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, मतलब किस पे अप्लाई करना है, कौन सा चीज है ऐसा जिसको ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, ग्लूकोज। यस, दैट इज ग्लूकोज। यहां देखो, we have glucose। okay, glucose क्या है, it's a 6 carbon sugar, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6C। ओके, 6 कार्बन वाला शुगर ग्लूकोज। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, ऑल 10 स्टेप्स वी विल डिस्कस। पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate, P means phosphate। ओके, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate। फर्क देखो दोनों के बीच क्या है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 phosphate। ग्लूकोज में कितने कार्बन टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल। ऐसे में दिखाओ आपको, एक मिनट के लिए, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। फिर पहले कार्बन C डबल बॉन्ड हुआ H, यहाँ COH, यहाँ H, टोटल C6H12O6।
यानी 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे इसमें टोटल और ऑक्सीजन 6 होंगे, वही C6H12O6। तो हम देखते कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज 6 फास्फेट। 6 कार्बन पे मौजूद क्या है फास्फेट एडिशन, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे नहीं, इसलिए कार्बन का स्केलेटन, कार्बन की चेन दिखाई। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये फास्फेट कहां से आ गया जो 6th पोजीशन पे आ गया मौजूद, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कहां से आ गया, देखो ये कहां से आ गया। हमारे पास होता है एटीपी, हमने ऑलरेडी बोला है पहले 5 स्टेप्स में एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है, यहां देख लीजिएगा एटीपी लगेगा। एटीपी मींस एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है और जो ही एटीपी आता है इस रिएक्शन में, वहां से ब्रेक होता है, क्या निकलता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये तो ट्राइफॉस्फेट था, एक फास्फेट अलग मिल जाए प्लस पी या पीआई, इनऑर्गेनिक फास्फेट, अलग है फास्फेट। यहां ये पीआई जो है एडीपी ब्रेक हो गया एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, ये कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एक फास्फेट गायब हो गया, वो एक फास्फेट अलग चला गया और ग्लूकोज के 6 कार्बन पे चला के ऐड हो गया और यही बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। समझा? तो पहले स्टेप में एक एटीपी लगता है जिसकी वजह से एडीपी बन जाता है, वो जो फास्फेट निकल गया वो ग्लूकोज को ऐड होता है 6th कार्बन पे, तो ग्लूकोज तब्दील होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ये एक एंजाइम में रिएक्शन करता है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, हेक्सो मीन 6 कार्बन शुगर पे अटैक करता है। ओके, हेक्सोकाइनेज पहला एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन करता है, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, हेक्सोकाइनेसिस का नाम। हालांकि हमारे जो और पैनक्रियाज जो है या लिवर है, वहां पे इसका जो आइसो एंजाइम पाया जाता है इसका नाम ग्लूकोकाइनेज। केम वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, ये आप एंजाइम से पढ़ेंगे ये केम वैल्यू क्या होता है। एनीवे, हेक्सोकाइनेज कैटालाइजेस द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके, इसके बाद क्या होता है, शाबाश, वो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अगर मैं यहां लिखूं दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट by using one ATP molecule in presence of enzyme hexokinase. Okay, glucose 6 phosphate नंबर सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, is converted to fructose 6 phosphate. It's converted to fructose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate step number 2। यहां क्या होता है स्टेप नंबर 2 में, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फर्क क्या है, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, यू नो C डबल बॉन्ड H CHO ग्रुप। फ्रक्टोज, बिल्कुल फ्रक्टोज की फार्मूला भी है C6H12O6, ग्लूकोज की भी वही है, लेकिन ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड H, या हम बोलेंगे CHO ग्रुप। फ्रक्टोज में होता है कीटोन C डबल बॉन्ड O, मींस इसमें भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, या आइसोमर्स है आपस में, लेकिन फार्मूला दोनों की सेम है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर होते हैं दोनों में। C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। फर्क क्या है, लेकिन ग्लूकोज में होता है CHO ग्रुप पहले कार्बन पे, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद फ्रक्टोज में होता है कार्बन नंबर सेकंड पे कीटोन C डबल बॉन्ड O, means glucose is aldo, aldehyde containing hexose, fructose is ketohexose, इसमें aldehyde नहीं कीटोन होता है, कीटोन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, बस फंक्शनल आइसोमर्स है, ये फंक्शनल ग्रुप्स की फर्क है, फार्मूला सेम रहती है दोनों की। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड टू शाबाश फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो आइसोमेरेज एंजाइम लगता है, जरूरत नहीं याद रखने के लिए ये चीज। ओके, स्टेप नंबर 2, फिर कुछ नहीं होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट, एल्डिहाइड के बदले कीटोन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नाउ रिशक्लस, ये तब्दील होता है कीटोन बन जाता है। ओके, एनीवे को फंक्शन आइसोमर से फ्रक्टोज 6 फास्फेट। रिएक्शन नंबर 3 में क्या होता है,
रिएक्शन नंबर 3 में क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज, F means fructose 1,6 bisphosphate, P means phosphate, ये आप देखो पूरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्शन नंबर 3 में क्या होता है? कन्वर्ट फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate, bis means 2, bis means 2, ओके मैं आपको समझाऊंगा bis और बाई में क्या फर्क है, bis और बाई में फर्क है। फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज जैसे कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया कहां से? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। पहले समझो यहां फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है? फ्रक्टोज 1 को गायब करो 6 फॉस्फेट, लेकिन यहां पे क्या आ गया? फ्रक्टोज 1 और 6 पे मींस 2 पे, 2 के बाद हमने लिखा बिस, 2 फॉस्फेट आ गए। एक फॉस्फेट ऑलरेडी था इसमें, एक कहां से आ गया? एक और एटीपी लग गया, वही हालत जो पहले स्टेप में हो गई थी, ADP प्लस PI, यही फॉस्फेट आ जाता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब पहले कार्बोनेट पे आ गया एक और फॉस्फेट, ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट व्हाट वी कॉल, ओके। ये रिएक्शन नंबर 3, और इसको कौन करता है? इसको एंजाइम रखता है PFK, पूरा नाम है इसका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PHOSPHO फॉस्फो, FRUCTO फ्रक्टो, फ्रक्टोज का, ओके, फ्रक्टोकाइनेज, PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसको हम कभी कभार बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम, ओके। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रिएक्शन नंबर 3 में बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। अब देखो बाय और बिस में समझो फर्क पहले, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है यहां। अगर किसी चीज पे होंगे 2 फॉस्फेट एक ही कार्बन पे, फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल यहां पे एक फॉस्फेट है मौजूद, इसके साथ में ही एक और फॉस्फेट। जब एक मॉलिक्यूल पे होगा, या शुगर मॉलिक्यूल पे हम बात करेंगे, यहां किसी शुगर मॉलिक्यूल पे फॉर एग्जांपल 2 फॉस्फेट होंगे एक ही कार्बन के साथ अटैच, फर्स्ट यहां पे 2 है, we will use it is biphosphate, 3 होंगे we will use triphosphate। लेकिन जब एक शुगर मॉलिक्यूल पे 2 फॉस्फेट होंगे डिफरेंट कार्बन से, फॉर एग्जांपल कार्बन 1 और 6 पे हम बाई नहीं लिखिए, हालांकि 2 फॉस्फेट पे भी है, लेकिन एक ही कार्बन पे मौजूद है। अगर एक ही कार्बन पे मौजूद होते या आई वुड यूज टर्म बाई, लेकिन 2 फॉस्फेट मौजूद है 2 डिफरेंट कार्बन पे, वी विल यूज टर्म बिस, समझा? बाई तब इस्तेमाल करते हैं जब एक ही कार्बन पे अटैच होंगे 2 फॉस्फेट, लेकिन हम बिस करते तब यूज जब डिफरेंट कार्बन पे अटैच होगा फॉस्फेट। इस तरह हमने यहां पे बोला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्योंकि 1 कार्बन और 6 कार्बन पे, 6 कार्बन, फर्स्ट एंड 6th कार्बन आफ्टर चीजने वेरी फास्ट, तब लोग में बिस लगाया मैंने, समझाया? तो अगर एक ही कार्बन होता है मिलकर फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट में लिखता है, लेकिन मैं 1 और 6 कुछ यानी पहले कार्बन और 6 कार्बन में मौजूद है, ओके। तो एकदम बोलो जनाब, देखो ये रिएक्शन नंबर 3 था। तो रिएक्शन नंबर 4 में क्या होता है? रिएक्शन नंबर 4 में होता है फ्रक्टोज 1,6 पहले मैं आपको यहां पे बोल, हाँ 3 चीजें यहां। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम एक और नाम बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक और नाम है, अगर ये आप लिख के रखेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं इसके बाद रब करूंगा, ये आप साथ साथ लिखिए ये वाली चीज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अदरवाइज कॉल्ड एज Robinson's ester, it's otherwise called Robinson's ester, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक और नाम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, it is otherwise called Newburg's ester, Newburg's ester, ओके। तो ये जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, it is otherwise called Harden and Young's ester, Harden and Young's ester, इनके ऑल्टरनेट नेम से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक और नाम क्या है? रॉबिन्सन्स एस्टर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट न्यूबर्ग्स एस्टर।
फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट हार्डन एंड यंगेस्ट एस्टर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है ये मैं रैप करूंगा, ये उठाइए, ठीक है। तो इसके बाद सुनिए क्या होता है। स्टेप नंबर 3 हमने देखा, अब स्टेप नंबर 4 में देखो क्या होता है। स्टेप नंबर 4 में ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है। अब यहां पे ब्रेक हो जाएगा, देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट ये स्प्लिट ब्रेक हो जाएगा। मजबा कैसे ब्रेक चेन, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है इसमें आप दरार पैदा हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक चीज से बनेगा ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक चीज है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, और बनता है इससे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन होगा। ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसमें 3 कार्बन होते हैं। डाई हाइड्रोक्सी, नेम इंडिकेट्स डाई मीन्स 2, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप होते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन C डबल बॉन्ड O भी होता है। फॉस्फेट साथ सिंपल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें जो 3 कार्बन होते हैं ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन है ये भी। डाइहाइड्रोक्सी इसमें 2 OH होते हैं, OH 2 कार्बन के साथ 2 OH अटैच्ड, और तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, एसीटोन कीटोन C डबल बॉन्ड O, ओके। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट की तरह, लेकिन फर्क क्या है? फिर से वही ग्लिसरल डिहाइड एल्डिहाइड CHO ग्रुप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोन, ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है, ओके। तो क्या होता है? ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट और ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। कहां से बन गए? ये बन गए फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। ये खुद क्या है? 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 कार्बन होता है, तो ये 6 कार्बन में से 3 कार्बन बन गया ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट और 3 कार्बन कंपाउंड बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो क्योंकि ब्रेक हो गया फ्रक्टोज 6 कार्बन चेन ब्रेक हो गई 3 कार्बन में और 3 कार्बन में, तो यहां पे स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन हो गया, समझा रहा है? ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं, यहां पे हो गई ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या हो गया यहां पे? ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, कितना स्टेप है ये? ब्रेक डाउन, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का ब्रेक डाउन होना ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ये रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4 में फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को ब्रेक किया जाता है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ओके। नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? स्टेप नंबर 5 में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस होता है कन्वर्ट किसमें? ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ये वाला ये रिवर्सिबल स्टेप है, इट्स अ रिवर्सिबल स्टेप, यहां पे रिवर्सिबल स्टेप है, ये कन्वर्ट होता है इसमें, ये इसमें हो सकता है। लेकिन यहां पे हम क्या लिखा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बन गया एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन, ये वापस बन जाता है, ये कन्वर्ट होता है आइसोमेराइजेशन के थ्रू, ये अल्टीमेटली बन जाता है फिर से ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, समझा? यहां से तो ऑलरेडी हमारे पास एक ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट था, अब जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया था चौथे स्टेप में, ये भी कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में रिएक्शन नंबर 5 में। रिएक्शन नंबर 5 ये है, इसका इसमें वापस कन्वर्ट होना। तो अब हमारे रिएक्शन नंबर 5 में क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गया ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में, हमारे पास अब कितने ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट है? 2, एक बन गया था यहां स्टेप नंबर 4 से, और बनना स्टेप नंबर 4 से ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिफ्थ स्टेप में ये कन्वर्ट हो गया इसमें, समझा रहा है? जो मैंने यहां पे लिखा है। तो स्टेप नंबर 5 में हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तब्दील हो गया वापस ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, समझा रहा है? ओके, ये टोटल 5 स्टेप्स है।
और इन 5 पहले स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, तो ये है पहले 5 स्टेप्स। चूंकि पहले स्टेप पे भी रिएक्शन नंबर 1 पे भी एटीपी लग गया, रिएक्शन नंबर 3 पे, देखो ना 2 पे कुछ नहीं, 3 पे भी एटीपी लग गया। रिएक्शन नंबर 1 में और रिएक्शन नंबर 3 में एटीपी लगता है। अब देखो कहीं एनर्जी में निकल गई, एटीपी कहीं नहीं निकला, एटीपी 2 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। रिएक्शन नंबर 1 में एक एटीपी, रिएक्शन नंबर 3 पे भी एक एटीपी। इसीलिए पहले 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रेपरेटरी फेज, इसमें एनर्जी लगती है। अब इसके बाद रिएक्शन नंबर 6 में क्या होगा, कितना प्रेपरेटरी फेज है। अब हमारे पास जो यहाँ पे नीचे में नहीं ले सकता, मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको। हमारे पास क्या है रिएक्शन नंबर 5 में ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूल 2, क्योंकि एक ये है ना, ये कन्वर्ट हो गया ना यहां से, एक ऑलरेडी था, एक में ये तब्दील हो गया वापस। हमारे पास क्या है, मैं इसको पहले लिखूंगा ऊपर, इसी को ले जाऊंगा ऊपर। हाँ, हमारे पास 2 ब्रैकेट में रखूंगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके, ये वाला ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट। कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, वेरी गुड, इस 3 कार्बन कंपाउंड है ना। कितने मॉलिक्यूल लेते, 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल। एक में कितने कार्बन है, 3, 2 में कितने होंगे, 6, एक में 3, दूसरे में 3, टोटल 6 कार्बन। वही ग्लूकोज के 6 कार्बन बरकरार है, चल रहे कंटिन्यूअसली बरकरार, हम उसी का हिसाब मार रहे हैं। ओके, जो ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स, यहां से तो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 वाला, एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन, लेकिन यहां पे ब्रेक डाउन हो गया, 3 कार्बन अलग, 3 कार्बन अलग, फिर ये 3 कार्बन भी इसी में कन्वर्ट हो गए, तो इसके 2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन। वही बोल रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल है आपको, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट 2 बार है, एक बार 2 बार, और 2 है हमारे पास। जो एक का हो जाएगा वही हालत दूसरे की भी हो जाएगी खराब। देखो ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट हमारे पास मौजूद है, रिएक्शन नंबर 5 हमने देखा यहां पे। अब रिएक्शन नंबर 6 में क्या होगा, रिएक्शन नंबर 6 में देखो क्या होगा बेटे, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट, it will be now converted, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, it will be converted to 1,3-bis phosphoglyceric acid, 1,3-bis phosphoglyceric acid, 1,3-bis phosphoglyceric acid. This is reaction number 6. Reaction number 6 में now payoff phase has begun. देखो ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो गया 1,3-bis phosphoglyceric acid। ये भी 3 कार्बन की कंपाउंड है। जो एक ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट को हो जाएगा वही दूसरे को भी हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बराबर रखेंगे, समझा रहा है। तो 1,3-bis phosphoglyceric acid बन गया कहां से, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट से। क्या हो गया यहां, देख लीजिएगा इस स्टेप पे क्या हो गया, यहां खास ख्याल रखिएगा आप। अब देखो यहां पे क्या लग गया है, फर्क देखो पहले, ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल डाई एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन पे फॉस्फेट है। ये देखो 1,3-bis पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, 20 अलग अलग कार्बन से। 1,3-bis को एक और फॉस्फेट कहीं से आ गया, ठीक है, वो ऐड हो गया, एक को दूसरे पे भी लगाया होगा, क्योंकि रिएक्शन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, एक को एक फॉस्फेट, दूसरे को दूसरा फॉस्फेट, तो टोटल 2pi इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं ये इस्तेमाल हुए हैं। 2 फॉस्फेट्स हमारे इस्तेमाल हो गए इसमें, एक पे लग गया एक, दूसरे पे दूसरा, एक ग्लिसरॉल डाई 3 फॉस्फेट को ऐड हो गया एक फॉस्फेट, दूसरे मॉलिक्यूल को भी हो गया एक और फॉस्फेट ऐड, अल्टीमेटली आपको बन गए 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis phosphoglyceric acid। ये एल्डिहाइड था, एसिड बन गया क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे ऐड हो गया, इसी वजह से तीसरे क्वेश्चन पे एक और फॉस्फेट आ गया। अब देखो ये रिएक्शन नंबर 6 है हमारे पास, 6 में इस साइड ले आऊंगा, ये रिएक्शन नंबर 6 है। ओके, तो इस स्टेप पे 6 स्टेप पे क्या होता है, NAD+ निजिर अहमद डार। ओके,
निकोटिनएमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है, NAD+। ये जो है ये NAD+, जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक की बात कर रहा हूं पहले ग्लाइसरॉल, अब मुझे दो बार रिएक्शन है, मैं एक की बात कर रहा हूं पहले। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है, जब ये कन्वर्ट हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड में, जो ये तब्दील इसमें होता है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट लूज करता है दो हाइड्रोजन, 2H, H2 हम मान लीजिए H2 ये लूज करता है। एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड में, ये दो हाइड्रोजन लूज करता है, इट लूज 2 हाइड्रोजन, वो दोनों हाइड्रोजन लेता है NAD+। NAD+ को 2 हाइड्रोजन दे दो, ये बन जाएगा NADH+H प्रोटॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना यहाँ पे, इसको पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसके बाद हाइड्राइड आयन H-, इसके बाद टोटल 2 हाइड्रोजन लेता है। तो चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, एक को लगेगा एक NAD+, दूसरे को क्या दूसरा, तो ये रिएक्शन 2 बार है, 2 NAD+, 2 NADH+, 2 H+, है कि नहीं। जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, दो चीजें इस रिएक्शन में होती है। पहला, 2 फॉस्फेट्स इस्तेमाल होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, और 2 NAD+ इसमें लगते हैं, जो लेते हैं 2 हाइड्रोजन। हालांकि एक लेता है 2 हाइड्रोजन, दूसरा लेगा और 2 हाइड्रोजन, टोटल 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट्स टोटल करते हैं 4 हाइड्रोजन लॉस। एक NAD लेगा 2 these हाइड्रोजन, दूसरा लेगा और 2 हाइड्रोजन, टोटली 4, टोटल होंगे 4। रिएक्शन नंबर 6 में NADH निकलता है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। नजीर अहमद डार्क कहां निकलता है, NADH, it is released, it is produced at reaction number 6, okay। रिएक्शन नंबर 6 थे। रिएक्शन नंबर 7 में देखो क्या होगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड is converted to 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये क्या था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड is converted to 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। रिएक्शन नंबर 7, ये था 6, अब इसका है, ये था 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसने एक फॉस्फेट लूज किया, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल रखेंगे, एक ने एक फॉस्फेट लूज किया होगा, दूसरे ने भी किया होगा लूज, तो फॉस्फेट ऐसे ADP, जो आपने यहां देखा फॉर एग्जांपल ADP, जो हमारे पास ऑलरेडी सर में अवेलेबल है, ADP प्लस ये जो फॉस्फेट, जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में आप देखो एक फॉस्फेट निकलता है, क्योंकि इसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, एक से निकल गया फॉस्फेट बाहर, तो वो फॉस्फेट लेगा ये PI, ADP प्लस PI क्या बनेगा, ATP। एक से होगा तो दूसरा भी यही करेगा, तो 2 ADP 2 PI रिलीज होंगे, 2 ATP बनेंगे, ATP बन गया एनर्जी जनरेशन फेज, ओके। स्टेप नंबर 7 में 2 ATPs निकलते हैं। आगे चलते हैं, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इट्स कन्वर्टेड टू 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन है, ओके। तो चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे, ये भी 2 रहेंगे, कुछ नहीं होगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तीसरे पोजीशन में फॉस्फेट था, ये बन गया 2-फॉस्फोग्लाइसरिक, तीसरी पोजीशन से हट गया, दूसरी पोजीशन पे आ गया, कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 9 में देखो क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PY means pyruvate, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, क्या हो गया, 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ज्यादा चेंज नहीं इसमें, ये भी 2 मॉलिक्यूल,
ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब लास्ट स्टेप जो स्टेप है ये कितना था, 8, ये स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 10 में देखो क्या होता है, 2-phosphो enol pyruvate is converted to pyruvate, P-Y-R-U-V-A-T, pyruvate। आपको पता है आगे 3 कार्बन है, 2-phosphो enol pyruvate is converted to pyruvate। कितने ये 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल है, एक में 3 कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 6 कार्बन टोटल, पायरुवेट बन गया। स्टेप नंबर 10। अब देखो फर्क है, 2-phosphो enol pyruvate, यहां सिर्फ पायरुवेट, फॉस्फेट निकल गया, ADP जो हमारे पास अवेलेबल होता है प्लस PI क्या बनेगा, ATP। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो ADP के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 PI 2 ATP बनेंगे। अब देखो रिएक्शन नंबर 7 में 2 ATP निकल गए, रिएक्शन नंबर 10 में भी 2 ATP निकल गए। इसीलिए इन 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, एनर्जी जनरेशन फेज। अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, पायरुवेट मिल गया। लास्ट स्टेप में एक एंजाइम लगता है स्टेप नंबर 10 में, दैट्स कॉल्ड, स्टेप नंबर 10 है ये, इसमें लगता है पायरुवेट काइनेज। ये आप लिख के रखो, पायरुवेट काइनेज। 3 एंजाइम आपको जरूर याद रखने हैं, पायरुवेट काइनेज। स्टेप नंबर लास्ट में 10 स्टेप में ये एंजाइम लगता है जो फॉस्फो enol पायरुवेट को तब्दील करता है पायरुवेट में। ग्लाइकोलिसिस फिनिश। अब देखो आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना था पायरुवेट में, 2 मॉलिक्यूल्स, ओके ना, ग्लाइकोलिसिस, दैट्स इट। अब देखो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड into 2 molecules of pyruvate, this is what we call as glycolysis, ओके। अब कंक्लूजन याद रखो, नीचे लिखो कंक्लूजन्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या क्या आपको मिल गया समझाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताऊंगा आपको। शाबाश, याद रहा सारी चीजें, लिखो आप नीचे कंक्लूजन्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के क्या क्या कंक्लूजन है, बोलो पहले व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। शाबाश, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis. कहां होती है प्रोसेस, it occurs in cytosol of the cell, ठीक है। How many reactions in total, glycolysis is completed in 10 steps, 10 reactions, okay, using 10 different enzymes, okay। क्या है, first 5 reactions preparatory phase, 6 to 10 reaction, 1 to 5 is preparatory phase, 6 to 10 next 5 reactions payoff phase। preparatory phase में energy is used, payoff phase energy is released। हाँ मुझे बोलो हाँ पहले ये बोलूंगा, glucose 6-phosphate is also called Robinson's ester, good। fructose 6-phosphate Newburg's ester, fructose 1,6 bisphosphate, शाबाश, Harden and Young's ester, शाबाश। पहले स्टेप यहां 3 चीजें, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 10। सारे रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस के 10 रिएक्शंस में से 3 ऐसे रिएक्शंस है जो इरिवर्सिबल है। स्टेप नंबर सेकंड इज रिवर्सिबल, मींस ये ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट हो गया 36, वापस भी पॉसिबल है, लेकिन जब ग्लूकोज 6-phosphate बन गए वापस पॉसिबल नहीं है, ओके। तो स्टेप नंबर थर्ड ये भी पॉसिबल नहीं, ये तो यहां पे ही, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल। लिखो हाँ ऐसे लिखो आप, एक और कंक्लूजन, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट को छोड़ के, या एक्सक्लूडिंग रिएक्शन नंबर 1, 3 and 10 all other steps of glycolysis are reversible, means only step number 1, step number 3 and step number 10 of glycolysis are irreversible, the irreversible steps of glycolysis using 3 enzymes। मतलब 3 enzymes लगा। Step number 1 uses hexokinase, step number 3 uses PFK, phosphofructokinase, pacemaker enzyme of glycolysis, and step number 10 uses pyruvate kinase। 3 enzymes 3 irreversible reactions करते हैं ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। हाँ एक और कर लिखो, कहां का ATP लगता है, शाबाश। ATP 1 ATP is used at step number 1, 1 ATP is also used at step number 3, means 2 ATPs are used in glycolysis,
1 ATP each at step number 1 and step number 3. पहले स्टेप में एक ATP, तीसरे स्टेप में भी एक ATP लगता है। शाबाश। 2 ATPs are consumed in glycolysis. 1 at शाबाश each ATP at step number 1। आपके लिए मैं आसान शब्दों में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। 2 ATPs are consumed in glycolysis, each at step number 1 and step number 3. 1 ATP at step number 1 and 1 ATP at step number 3. तो टोटल 2 ATPs कंज्यूम होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। एक ATP नंबर 1 स्टेप पे और दूसरा ATP लगता है स्टेप नंबर 3 पे। ओके हाँ, फिर कितने ATP निकलते हैं? टोटल निकलते ATPs आप देखो, टोटल 4 निकलते हैं। देखो स्टेप नंबर 7 में 2 ATPs निकलते हैं। स्टेप नंबर 10 पे 2 ATPs निकलते हैं। यहां देखो, दूसरा पेन में इस्तेमाल करूंगा। यहां देखो ना, स्टेप नंबर 1 पे यहां ATP लगता है, इट इज यूज्ड। स्टेप नंबर 3 पे यहां ATP लगता है। पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में ATP लगते हैं। अब देखो 2 ATP लग गए। अब देखो कहां निकलता है? स्टेप नंबर यहां देखो, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 10 यहां पे 2 ATP निकलते 10th पे और 2 ATP निकलते 7th पे। और 2 ATPs are released at step number 7 and 2 ATPs are also released at step number 10. Means or 4 ATPs are released in glycolysis, 2 each at step number 7 and step number 10. स्टेप नंबर 7 में 2 ATP निकलते हैं, स्टेप नंबर 10 पे 2 ATP निकलते हैं। ओवरऑल कितने ATP निकल गए? 2। शाबाश। ओवरऑल निकल गए 4। 4 ATPs are released। ये रिलीज हो गया, ये भी रिलीज हो गया, ये निकल गए। 2 ATP यहां निकल गए, 2 ATP यहां। स्टेप नंबर 7 पे 2 ATP निकल गए, स्टेप नंबर 10 पे 2 ATP निकल गए। ओवरऑल कितने निकल गए? 4 निकल गए। 4 हमारे पास निकल गए ATP। इस्तेमाल कितने हो गए थे? 1 और यहां 1, 2 इस्तेमाल हो गए थे, 4 निकल गए। वो 4 ATP हमारे पास टोटल निकल गए। इस्तेमाल कितने हो गए? -2 ATP। 4 ATP टोटल निकल गए। स्टेप नंबर 7 पे 2, स्टेप नंबर 10 पे 2, टोटल 4 ATP निकल गए। 2 इस्तेमाल हो गए पहले स्टेप पे और तीसरे पे इस्तेमाल हो गए 2। तो टोटल व्हाट इज द नेट गेन? और आपको क्या मिला? 4 निकल गए, 2 इस्तेमाल हुए। Net gain of ATP molecules in glycolysis is 2 ATPs. Okay? Net gain of ATPs in glycolysis is 2 ATPs. Okay. Step number 7 पे देखो, sorry step number 6 पे देखो, 6 चलो यहाँ पे। Step number 6 is here. Step number 6 पे आप देखो 2 NADH plus H निकलते हैं। 2 NADH plus H positive निकलते हैं कि नहीं? In addition to 2 ATPs net gain overall, in addition to 2 ATPs overall which are net generated, 2 NADH plus H plus are also released. 2 ATPs के अलावा overall net gain में हमारे पास 2 NADH, नजीर अहमद डार हैदरपुरा, ओके, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन के साथ। तो 2 NADH भी हमारे पास ओवरऑल नेट गेन में आते हैं। इसको क्या हो जाएगा आगे वो देखेंगे, इसको कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इससे कैसे ATP निकल जाएंगे बाहर। ओके, ये भी असल में अल्टीमेट नजीर अहमद डार जो है अल्टीमेट, इससे भी ATPs हमें प्रोवाइड होते हैं। कैसे? व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, इसको देखेंगे आगे। ओके, तो ओवरऑल आप देखेंगे ये प्रोसेस में। लेकिन यहां पे ये जो ATP हमारे पास आ गए, ATP जो हमारे पास आ गए कितने? 2 ATP नेट और 2 NADH ओवरऑल, क्योंकि हमारे पास 4 ATP टोटल निकले, 2 इस्तेमाल हो गए। हमारे पास तो नेट रिजल्ट तो 2 ही है, 2 ATP हमारे पास ओवरऑल चंदस है। ओके, हमारे पास चंदस है और चंदस हमारे पास क्या है? और 2 NADH भी। तो चंदस में क्या है? ग्लाइकोलिसिस में ओवरऑल, ग्लाइकोलिसिस में ओवरऑल हमारे पास जेट में क्या है? जेट में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट चंदस वंश, 2 ATP चंदस वंश और 2 नजीर अहमद डार चंदस वंश, है कि ना? एम्पथ नजर लगा से जो ATP निकलता है, ATP जो यहां पे निकल गए, ATP निकलते हैं इस प्रोसेस में, एक प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोलिसिस में जो ATP निकलते हैं, दे आर रिलीज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड
सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। आपको कोई पॉइंट में समझ रहे क्या है एक स्टेप में। ATPs in glycolysis are released by substrate level phosphorylation. Okay, what is this substrate level phosphorylation? जब ATP निकल जाएगा इस प्रोसेस से, जब सबस्ट्रेट ही देगा फॉस्फेट ADP को डायरेक्टली। सर मैं आपको समझाऊंगा, स्टेप समझाऊंगा मैं। यहां देखो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में, ATP निकल गया है कि नहीं? कैसे निकल गया? हमारे पास ऑलरेडी ADP मौजूद था सर में, ADP। तो इसके पास 2 फॉस्फेट थे, इसके पास एक ही है। इसने एक फॉस्फेट दिया ADP को, ये वाला जो मैंने दिखाया। जब सबस्ट्रेट डायरेक्टली देगा अपना फॉस्फेट ADP को और बनाएगा ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, डायरेक्टली देगा। यम सा डायरेक्ट फॉस्फेट as divan of substrate ADPs, temple ATP. This direct formation of ATP from ADP and the phosphate produced or given by phosphate provided by the substrate itself. This is called substrate level phosphate, means substrate ही phosphate देता है ADP को ATP बनाने के। This is called substrate level phosphorylation. Okay, so this is overall glycolysis. अब मैं आपको लास्ट स्टेप में समझाऊंगा। देखो ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, ये प्रोसेस समझो। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं आपको। देखो इसका कंक्लूजन देखो, इंपॉर्टेंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, कोई बुक देखेंगे, निकालेंगे प्रोसेस, आपको मिलेगा ये चीज सारा इसका रिएक्शन। देखो मैं आपको यहां दिखाऊंगा C6H12O6 हमारे पास क्या है? दिस ग्लूकोज, इज इट? यस, दिस इज ग्लूकोज। ओके, मान लीजिए दिस इज ग्लूकोज। ओके, ये कन्वर्ट हो गया शाबाश ग्लाइकोलाइसिस में। किसमें कन्वर्ट होता है? शाबाश पायरुवेट में। कितने पायरुवेट? 2। देखो मैं यहां पायरुवेट बनाऊंगा C डबल, ओके, COH C डबल बॉन्ड OH। ओके, इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है जो मैंने बनाया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड कीटोन और CH3 मिथाइल ग्रुप। आप इसको काउंट, ये पायरुवेट है। पहले आपको बोलूं दिस इज पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल रहा हूं। पायरुवेट और पायरुवेट कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 कार्बन। और फार्मूला इस तरह C6H12O6 हम देखा ग्लूकोज के, इसके भी देखेंगे ना फार्मूला। हाँ, C3 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन H4। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन 2 3 O3। C3H4O3, this is pyruvic acid or pyruvate. ग्लूकोज C6H12O6। अब देखो फर्क कितने चीजों के, ये कितने होंगे? होंगे ना 2। ये 2 मॉलिक्यूल, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक में 3 कार्बन, दूसरे में 3 कार्बन और 6 कार्बन ग्लूकोज के। लेकिन आप हिसाब लगाओ ना इस चीज को, हिसाब क्या लगाएंगे आप? मैंने आपको ऑलरेडी बोला। और क्या निकल गया था? चतुर्थ समझ क्या क्या चॉइस है? पायरुवेट मॉलिक्यूल में बेई शाबाश प्लस 2 ATP भी है ना गेन हमारे पास। 2 ATP भी निकल गया, वेरी गुड, वो तो जेट है हमारे। और अगर आप हिसाब लगाएंगे, चूंकि 2 होंगे तो ओवरऑल आप देखें 2 में कितने कार्बन होंगे? एक में 3 है, वो C6 आएगा। H4 डबल आप करो H8 2 में, O3 विकसित है O6। अब देखो ना C6H12O6 यहां C6 यहां C6, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। O6 लास्ट पे, यहां भी O6, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम है हाइड्रोजन में है, यहां H12 है, यहां H8 है, वो 4 हाइड्रोजन लॉस किए हैं टोटल ग्लूकोज ने।
जब ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, 2 माइल पायरुवेट में, और कुछ नहीं हुआ, मिसाल ग्लूकोज खखर लज इन 10 स्टेपन मज, ओवरऑल इस खखर च लगा टोटल चेंजेस लॉस गसन टोटल जेनेटिकली 4 हाइड्रोजन। तो विचु C6 C6 O6 O6 ये H12 ये छ H8 टोटल अगर दोन पायरुवेट हिसाब करो वो ओवरऑल चेंजेस 4 हाइड्रोजन लॉस गसन। सु कुछ रटा नजर हम डार। स्टेप नंबर 6 आप देखो NAD+ हमारे पास होता है, इट इज कन्वर्टेड टू NADH+H+। चूंकि एक NAD लेता है 2 हाइड्रोजन, 2 लेंगे 4, 2H+। ओवरऑल यही प्राप्त हो गया। आप देखो जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में क्या होता है, 6 कार्बन, 2 पायरुवेट्स की बात कर रहा हूं, 6 ऑक्सीजन लेकिन 8 हाइड्रोजन एक में होता है। पायरुवेट की मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखो C3H4O3, अगर 2 में कन्वर्ट करेंगे आप, 2 में फार्मूला ऐसे बनेगी, 2 के ओवरऑल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के, तो ओवरऑल आपको लॉस क्या होता है 4 हाइड्रोजन। वो 4 हाइड्रोजन कौन लेता है 2 NAD+ और बनाता है 2 NADH+। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, हमारे पास जेट में क्या है 2 ATP, 2 पायरुवेट, और क्योंकि 2 पायरुवेट इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज प्लस 4 हाइड्रोजन, जो किसके पास अमानत है निज़र मदार के पास। तो निज़र मदार के पास 4 हाइड्रोजन अमानत है ग्लूकोज की। क्या हो जाएगा आगे इन 4 हाइड्रोजन को ग्लूकोज के, इस पे विस्तार से बात होगी जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बात होगी आगे पायरुवेट की हालत क्या हो जाए आगे। Glycolysis is the common route both for aerobic and anaerobic respiration or fermentation. Means हम ऐसे लिख सकते हैं this glycolysis is the common route. It is the common route or pathway. It is a common route or pathway for both aerobic as well as anaerobic respiration or fermentation. Aerobic respiration हो या anaerobic respiration हो, this glycolysis पहले होना जरूरी है। जैसे मैं आपको 1 मिनट में बोलूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज को क्या हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस, क्या बनेगा वहां पायरुवेट, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो यहां पे O2 will be present, O2 present. Anaerobic respiration, O2 is absent. यहाँ this is aerobic respiration, this is anaerobic respiration fermentation. Aerobic respiration हो या anaerobic respiration हो, glycolysis is the common। पहले glycolysis का होना जरूरी हो, respiration aerobic हो या anaerobic, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में तब्दील होना चाहिए। वही मैंने लिखा glycolysis में क्या है, it is the common route, common pathway for both aerobic as well as anaerobic respiration or fermentation. Now glycolysis में कोई ऑक्सीजन नहीं लगता है। एक और पॉइंट आप ये लीजिए, glycolysis में no O2 is used in, शाबाश, no O2 is used in glycolysis. No O2 is used in glycolysis, means glycolysis will occur in absence of oxygen. Oxygen हो या ना हो, in both the cases glycolysis will operate. Glycolysis is independent of O2. Oxygen की जरूरत नहीं पड़ती glycolysis में। Oxygen हो glycolysis normally होगी, oxygen ना हो फिर भी होगी। Means no oxygen is involved in glycolysis. Glycolysis occurs in both in presence and absence of O2 oxygen. और ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन ग्लाइकोलिसिस।
ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हमें बोले. Glycolysis is the common route, it's a common pathway for both aerobic and as well as anaerobic respiration or fermentation. And no oxygen is consumed in glycolysis, means glycolysis is independent of oxygen. It can occur both in presence as well as in absence of oxygen. And no carbon dioxide is evolved during the process of glycolysis. And that is all about glycolysis.